So welcome to our channel, and today we are going to discuss about the August 2020 current affair of Insight IAS, and today we are going to cover the rest of the portion of a GS1 part. Okay, here we are going to cover about the history and geography section, and in last video I had uploaded about the art and culture of the August month. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देर आर फ्यू क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, एंड दैट क्वेश्चंस आर ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल फ्लैग adopted ऑफिशियली इन ईयर. ऑप्शन नंबर ए 1931, बी 1948, 1947 और 1937. ठीक है. द सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्राई पार्टी एग्रीमेंट ऑफ गोरखा सोल्जर्स साइन बाय इंडिया, नेपाल, चाइना, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम एंड नन ऑफ द अबव. ये दो क्वेश्चन है, आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, उसके पहले ये वीडियो देख लेना. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने इसी वीडियो के अकॉर्डिंग दिए हैं. चलो लेट्स बिगिन. तो अपना फर्स्ट टॉपिक है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज़ एंड इश्यूज़. तो फर्स्ट है अबाउट द बाल गंगाधर तिलक. जैसे कि हम जानते हैं कि अगस्त 1 को उनकी 100th एनिवर्सरी थी, तो उनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो एज वी नो दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, और ही गिव अ कॉल फॉर अ पूर्ण स्वराज और टोटल रूल, सेल्फ रूल. ठीक है. एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ लाल बाल पाल, ओके, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रा पाल. ठीक है. और जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर थे वो उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस बुलाते थे, और इसके साथ साथ जो जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू कॉल हिम द फादर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, एंड महात्मा गांधी यूज्ड टू डिस्क्राइब हिम एज अ मेकर ऑफ अ मॉडर्न इंडिया. एंड ही ऑल्सो गिव अ फेमस स्लोगन ऑफ अ स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. उसके साथ साथ जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे, एंड मराठा वॉज वन ऑफ इट मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर ड्यूरिंग दैट एरा. ओके, द नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज द अभिन्द्रनाथ टैगोर. तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली ने ऑर्गेनाइज किया था वर्चुअल टूल, जिसका टाइटल था द ग्रेट मैनिस्ट्रो ऑफ अभिन्द्रनाथ टैगोर. ठीक है. उनकी 150 बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन में ये ऑर्गेनाइज किया था. तो अभिन्द्रनाथ टैगोर कौन थे? द नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिस्ट ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडिया, और ही वॉज अ मेजर सपोर्टर ऑफ अ स्वदेशी वैल्यूज़ ऑफ इंडियन आर्ट. तो उनके कंट्रीब्यूशन भी थे काफ़ी सारे इंडियन आर्ट और कल्चर में, और वो देखते हैं. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट हु क्रिएटेड द फर्स्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंट आर्ट. ठीक है. एंड ही ऑल्सो एस्टैब्लिश अ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, एंड ही वॉज अ पर्सन हु यूज टू बिलीव दैट जो इंडियन आर्ट और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो मोस्टली स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ट है, और वो अपोज करते थे कि वेस्टर्न जो है वो मोस्टली टेस्ट करता है मटेरियलिज्म, तो सो वो उसको रिजेक्ट करते थे. उसके साथ साथ जो अभिन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने चाइनीज़ और जापानीज़ जो कैलीग्राफिक ट्रेडिशन को वो उन्होंने अपने स्टाइल में मोल्ड करके अपनी एक स्टाइल जो है आर्ट एंड फॉर्म की उसको इवॉल्व किया था. और इसके साथ साथ जो वो थे उनका जो वर्क था मोस्टली रिवॉल्व था अराउंड द हिंदू फिलोसॉफी. उनके कुछ फेमस पेंटिंग के नाम यहाँ पे मेंशन है, जैसे भारतमाला, द पासिंग ऑफ अ शाहजहां, माई मदर, फेरी लैंड इलिस्ट्रेशन एंड जर्नी ऑफ ईरा. जो अभिन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक आर्टिस्ट और एक बहुत अच्छे राइटर्स भी थे, और मोस्ट ऑफ द वर्क जो उनका था वो जो चाइल्ड रिलेटेड जो लिटरेचर वर्क थे उनके इस पे था. उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने गीतांजलि का भी इंग्लिश में उन्होंने पब्लिश किया था, एंड अरेबियन नाइट भी उनके एक बहुत नोटेबल वर्क हैं. द नेक्स्ट पर्सन इज़ पियांगली वेंकैया. तो नेक्स्ट पर्सन जो पियांगली वेंकैया है उनका जो बॉर्न हुआ था वो था ऑन August 2, 1876 इन आंध्र प्रदेश. ठीक है. एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड नोट दैट ही वॉज द डिज़ाइनर ऑफ अवर इंडियन ट्राई कलर. जो अपना फ्लैग है उसका जो डिज़ाइन है उन्होंने सजेस्ट किया. तो इसकी जो अपना फ्लैग है उसकी इवोल्यूशन में काफ़ी स्टोरीज़ हैं, जो स्टोरीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ. यहाँ पे जैसे मेंशन है कि बिटवीन
1918 एंड 1921 जो वेंकैया थे उन्होंने काफ़ी सारे इशू रेज किए कि हमारा भी एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए इन द कांग्रेस सेशन, बट काफ़ी टाइम पे वो उसको डिलीट करते गए। पर एक बार जब उन्होंने महात्मा गांधी से वो मिले फिर से विजयवाड़ा में, उस टाइम पे महात्मा गांधी ने भी उनको जो फ्लैग की पब्लिकेशन देखने के बाद उन्होंने उसको हाँ कर दिया। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ईयर 1931 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी उसको फाइनली ऑफिशियली उसको अडॉप्ट कर दिया। और एक मेन पॉइंट टू बी नोटेड, जो अशोक चक्रा और द स्पेनिंग जो व्हील है अपने नेशनल फ्लैग के, उसका जो डिज़ाइन है वो सजेस्ट किया था लाल हंसराज सोदी ने। ठीक है, आई होप तुमको सब कुछ समझ रहा हो। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चंस हो या कुछ भी क्वेरीज हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उसके बाद द फोर्थ पर्सनैलिटी इज़ महात्मा अंकैया। महात्मा अंकैया को उनकी 157 बर्थ एनिवर्सरी 28 ऑफ अगस्त उनका जन्म हुआ था स्मॉल विलेज ऑफ अ प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, ठीक है, जो साउथ ऑफ केरला में है। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही हैज़ फेस्ड अ मेरियस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस आए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो कास्ट से डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फेस किया वो आगे जाके कोई फेस ना करे, तो इसलिए वो एंटी कास्ट मूवमेंट उन्होंने काफ़ी सारे लर्न की थी। उसके साथ साथ जो अंकैया थे उनको महात्मा गांधी बुलाया किंग करके बुलाते थे। उसके साथ साथ जो इंदिरा गांधी थे वो भी उसको डिस्क्राइब करते थे एज ए इंडियन ग्रेट सन। एंड उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था इन दलित डेवलपमेंट। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वो देखते हैं। तो पहला उनका कंट्रीब्यूशन था कि काफ़ी सारी जगह थे जहाँ पे पहले जो अनटचेबल्स थे उनको एक्सेस नहीं किया जाता था, तो उन्होंने एक जगह थी इन 1893 में, उस जगह पे उन्होंने ऑक्स कार्ट रन किया था। और उस टाइम पे ऐसा कुछ स्टैंड लेना काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी हटके रहा है, तो इसलिए इसके वजह से जो उनका नाम काफ़ी हुआ। और उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे मूवमेंट उसके बाद में काफ़ी सारे मूवमेंट रन किए थे। और वांट टू बी नोटेड दैट कि जैसे कि हम जानते हैं कि अनटचेबिलिटी अभी एक अबॉलिश कर दिया गया है। हमारा जो आर्टिकल है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, द आर्टिकल 17 ऑफ अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन रिमूव्ड नाउ। ठीक है, उसके साथ साथ जो वेंकैया थे उनका काफ़ी सारे जो कंट्रीब्यूशन थे, सॉरी अय्यंकाली थे, उनके काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग द सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है, मोस्टली पर्टिकुलर द अनटचेबल्स और द दलित पीपल। एंड उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारे रैलीज ऑर्गेनाइज किए थे फॉर द राइट्स फॉर द अनटचेबल, ठीक है। एंड ही वॉज द प्रोटेस्टर ऑफ अ पुलैया राइट, ठीक है। एंड उनका जो वो इंस्पायर्ड थे श्री नारायण गुरु, ए सोशल रिफॉर्मर थे इज़ावा कास्ट के, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम द टॉपिक द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके। द फर्स्ट न्यूज ऑफ अ क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी और उसकी 78th एनिवर्सरी, और उसको हम अगस्त क्रांति दिन करके भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन बाय क्विट इंडिया मूवमेंट और व्हाई इट वाज लॉन्च, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था इन 1938 एंड जो जापान था वो मोस्टली एक्सिस पावर के साइड में था एंड ही वाज अपोज आफ्टर ब्रिटिश, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम जो वॉर जब स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश ने एब्डॉन कर दिया, मतलब उनकी जो टेरिटरी थी वो ख़त्म हो गई इन अ साउथ ईस्ट एशियन पार्ट, और उसके बाद वहाँ की जो पॉपुलेशन हैज़ अ लंच, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी बिलीव करते थे कि इफ़ ब्रिटिश कैन लीव द साउथ ईस्ट एशिया ही ऑल्सो कैन लीव द इंडिया, एंड जापान डजंट हैव एनी इनफ रीज़न टू इन्वेड द इंडिया। और उस टाइम पे ड्यू टू द सेटबैक ऑफ अ ब्रिटिश काफ़ी सारे कमोडिटीज़ की प्राइस काफ़ी राइज हो गई थी और काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेस करना पड़े। उसके साथ साथ उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन भी लॉन्च किया था जिसके काफ़ी सारे प्रोविजंस थे। मैं प्रोविजंस बताती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि क्रिप्स मिशन फेल क्यों हो गया था, ठीक है। जो पर्पज़ ऑफ क्रिप्स मिशन ऐसा था, जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद क्रिप्स मिशन इंडिया में लाया गया। ब्रिटिश ने जो साउथ ईस्ट एशियन पार्ट था वहाँ पे बहुत सारे उनको लॉसेस हो गए थे और जो जापान का भी
थ्रेट था कि वो इंडिया में इन्वेंट कर सकता है, ठीक है। और ब्रिटिश को इंडिया से जाना नहीं था। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश के जो अपोजिट पावर थे वो काफ़ी उनको प्रेशराइज कर रहे थे, जैसे यूएसएसआर और चाइना, टू सीक द कॉपरेशन ऑफ अ ब्रिटिश। और उस टाइम पे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वे आर सपोर्ट ऑफ दैट अलाइन पार्टी, ठीक है। उसके बाद तो क्रिप्स मिशन का प्रपोजल आ गया। तो क्रिप्स मिशन के प्रपोजल के अकॉर्डिंग ऐसा था कि इट वॉज अ फर्स्ट टाइम था कि जहाँ पे सेटिंग ऑफ अ इंडियन डोमिनेंस स्टेटस फॉर द डोमिनेंस फर्स्ट टाइम सेट हुआ, और इंडिया को पावर दिया गया कि दे कैन रिमेन द पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और दे कैन बी सेसेड फ्रॉम इट। उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रपोजल क्रिप्स मिशन में था। एंड अलॉन्ग विद दिस any provision for joining Indian dominance will be separate union and the state separate constitution। ये काफ़ी सारे अनविलिंग जो थे एनी प्रोविंसेस जो थे, तो वो उनको अनविलिंग टू ज्वाइन एनी प्रोविजन जो थे इंडियन डोमिनेंस स्टेटस के, और उसके साथ साथ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेंक्शन हुई थी उसके लिए भी वो जो प्रोविंसेस थे वो काफ़ी उनका अनविल दिखाई दे रहा था। उसके साथ साथ काफ़ी सारे निगोशिएशन हो रहे थे उस टाइम पे। और मीन वाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो क्रिप्स मिशन का सिग्निफिकेंस था कि जो ब्रिटिश का जो गवर्नमेंट था वो फर्स्ट टाइम इंडिया को राइट दिया था फॉर द डोमिनेंस स्टेटस। और इस टाइम पे इंडिया को एक फर्स्ट टाइम राइट मिला था कि वो अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज कर पाए, ठीक है। काफ़ी सारे फ्रीडम्स दिए गए थे। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस उनको कॉमनवेल्थ में रहने का या उनको सेसिड करने का भी एक मौका दिया था। पर क्रिप्स मिशन के काफ़ी सारे जो ये थे प्रोविजंस वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को नहीं थे, क्योंकि पसंद नहीं आए, क्योंकि वो काफ़ी कंजर्वेटिव थे और टूवर्ड्स द इंडियन एंड बहुत रेडिकल थे टूवर्ड्स द ब्रिटिश, ठीक है। और मुस्लिम लीग तो थी उन्होंने, और काफ़ी सारे जो इंडियन प्रेशर ग्रुप थे उन्होंने भी वो मिशन को रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह से जो डिफरेंस क्लास के भी जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी फुलफिल नहीं हो रहे थे, इसी वजह से जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया, ठीक है। इस तरीके से वो क्रिप्स मिशन फेल हो गया। उसके बाद द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के बाद जो गांधी जी ने कॉल दी कि डू और डाई इन हिज स्पीच ऑन गोवालिया टैंक मैदान, उन्होंने एक स्पीच में डू और डाई का कॉल उठाया। इसके साथ साथ जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके काफ़ी सारे प्रोविजंस थे कि जैसे उनको इंडिया में ब्रिटिश का रूल कम्प्लीटली एंड करना था। उसके साथ साथ जो इंडिया डिफेंड करता था अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड ऑल्सो द फेसिज्म, एंड इंडिया वॉज डिमांडिंग फॉर द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू बी सेट अप आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी एंड सैंक्शनिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और उस टाइम पे जो गांधी जी ने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए थे पब्लिक को डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स डिफरेंट जो ऑक्यूपेशन वाले पीपल्स थे उनको डिफरेंट टाइप ऑफ उन्होंने वेरियस इंस्ट्रक्शन दिए थे। जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट को कहा था कि दे डू नॉट रिज़ाइन देयर जॉब अगर वो लॉयल रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और जो अगर सोल्जर्स हैं बी विद द आर्मी एंड जो अपने उनके पार्टनर्स थे उनको वो फायर ना करे। उसके साथ जो पीजेंस थे, पीजेंस को अगर वो लैंडलॉर्ड और ज़मींदार जो एंटी गवर्नमेंट है उनको वो रेंट पिए, अगर वो प्रो गवर्नमेंट है उनको वो रेंट ना पे करे। स्टूडेंट्स अगर वो खुद कैपेबल है तो वो कॉन्फिडेंस है तो वो स्टडी लीव ना करे। जो प्रिंसेस थे उनको सपोर्ट करना और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए कहा था। उसी तरह से पीपल ऑफ जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी इसी तरीके से कि एंटी गवर्नमेंट हो तो उनको सपोर्ट करने के लिए कहा था। और इसका इम्पैक्ट कहाँ रहा? इम्पैक्ट ऐसा रहा कि जो सेवरल लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, उन सबको अरेस्ट किए गए। उसके बाद कांग्रेस वॉज डिक्लेयर एज अ अनलॉफुल एसोसिएशन, कांग्रेस को एक अनलॉफुल एसोसिएशन करके थप्पा बैठ गया उन पे। और हाफ ऑफ द मूवमेंट वॉज पीसफुली बट द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवमेंट वॉज वायलेंट। सो जो वायलेंट था तो गांधी जी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और जो वाइसराय काउंसिल ऑफ मुस्लिम कम्युनिस्ट लीडर है अमेरिकन सपोर्टेड द ब्रिटिश, उस टाइम पे ब्रिटिश को उन्होंने सपोर्ट किया था। और कुछ ड्रॉबैक थे इस मूवमेंट की कि यूज़ ऑफ अ वायलेंट मेथड था, जैसे सेकेंड हाफ में मतलब उस मूवमेंट के थोड़े टाइम बाद पहले नॉन वायलेंस से वो मूवमेंट चली, उसके बाद वो वायलेंट उसका रूप होते गया। उसके साथ साथ जो लीडर्स थे वो अरेस्ट हो गए, जिसके कारण एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर गाइडेंस ना रहा, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ पार्टीज़ थे उस टाइम पे जो जैसे मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने उस टाइम पे उस मूवमेंट को सपोर्ट ना किया, ठीक है। एंड जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने एक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था कि इंडियन नेशनल आर्मी एंड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। एंड देन
तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा है वो वाटरशेड मूवमेंट इन दैट सेंस, एंड इट प्रिपेयर फॉर द ग्राउंड फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो फ्रीडम स्ट्रगल था, वो जो फ्रीडम मूवमेंट था, वो पर्टिकुलरली ओन्ड बाय द पीपल, ओके, वी द पीपल हु फॉट फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और कुछ फैक्ट्स हैं जो यहाँ पे नोटेड है कि जो उस टाइम पे अरुणा असफ अली थे, वो पॉपुलरली नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इट इज़ एंड उन्होंने होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को एट अ गोविला टैंक मैदान में जो सेशन हुआ था उस टाइम पे उन्होंने जो इंडियन नेशनल फ्लैग था उसको उन्होंने होस्ट किया था, ठीक है। एंड उसके साथ साथ उषा मेहता जैसे लीडर्स, फीमेल लीडर्स ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने सेट किया था एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज ऑफ 1947 पैक्ट ऑन अ गोरखा सोल्जर फ्रॉम द टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, मतलब रिसेंटली ये न्यूज़ इसलिए थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर है ऑफ नेपाल, उन्हें कहा था कि जो 1947 में जो एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया, नेपाल और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, जो डील करता था मिलिट्री सर्विसेज ऑफ अ गोरखा सोल्जर, वो अभी रिटर्न हो गया है। और अभी हम जानते हैं कि जो 1947 में क्या पैक्ट हुआ था कि फॉलोइंग जो एंग्लो नेपालीस वॉर हुआ था ऑफ 1814 to 16 में, उस टाइम पे जो ब्रिटिश ने डिसाइड किया था कि वो रिक्रूट करेंगे गोरखा सोल्जर्स को, ठीक है। इसके बाद इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ 1947 के बाद, द क्वेश्चन ऑफ अलॉटिंग द 10 रेजिमेंट ऑफ गोरखा सोल्जर वॉज सेटल, ठीक है। सेटल जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन हो गया था वो ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में, और पर्टिकुलर सेटल हो गया था। और वो एग्रीमेंट ने डिवाइड किया था कि जो गोरखा रेजिमेंट है वो ब्रिटिश एम्पायर बिटवीन इंडिया एंड अ यूनाइटेड किंगडम। उसके साथ साथ काफ़ी सारे जो प्रिविलेज हैं जो ब्रिटिश मिलिट्री को मिलते हैं वो गोरखा सोल्जर को भी मिलने चाहिए। और अभी का इशू ऐसा है कि जो गोरखा लीडर्स है या गोरखा जो रेजिमेंट्स के सोल्जर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो अभी डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उनको काफ़ी सारे फैक्टर्स में। और जो नेपाल है उनका और जो इंडिया का अभी रिसेंटली जो वेरियस डिस्प्यूट चल रहे हैं राइट फ्रॉम द काला पानी, और काफ़ी सारे जो इशू चल रहे हैं जिसके बैकड्रॉप में जो नेपाल है वो बोल रहा है कि जो इंडियन मिलिट्री में जो गोरखा सोल्जर्स सर्व कर रहे हैं वो उनके अगेंस्ट भी वो नेपाल के व्यूज़ हैं। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ऐसा है कि जो नेपाल है वो प्लान कर रहा है कि जो 1947 का जो एग्रीमेंट है उसको टर्मिनेट करे। उसके साथ साथ उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को एक review the engagement with the London to ensure the prospect of a गोरखा सोल्जर। उन्होंने एक रिटर्न में दिया है कि उन्होंने रिव्यू करे कि जो एक प्रोस्पेक्ट है ऑफ अ गोरखा सोल्जर। अभी गोरखा इन द ब्रिटिश आर्मी में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। उनका 3% ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी में उनका कंपोजिशन है। एंड ओके, उसके साथ साथ उनको जो प्रिविलेज है, उनको जो अदर सेक्टर्स है जैसे इंजीनियरिंग, कॉप्स और लॉजिस्टिक में भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जो सिग्नेचरी वेपन्स है जिसका नाम हम खुरकी करके उनका जो एक सिग्नेचर वेपन बोल सकते हैं, वो भी उस जो ब्रिटिश आर्मी में है वहाँ पे भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है उनके जो गार्ड्स है उसमें भी गोरखा ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। जैसे यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि ये जो रिवर है, जो ये सादा रिवर, ठीक है, और ये काला पानी है, ये इस यहाँ का जो पार्ट है वो नेपाल का पार्ट है और ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है। जो लास्ट टाइम जो एग्रीमेंट साइन किया था जो काला पानी के रिलेटेड, तो जो इस साइड है वो नेपाल का होगा और जो वेस्ट साइड है तो जो होगा वो इंडिया की तरफ से होगा, इंडिया का साइड होगा। बट अभी काफ़ी सारे डिस्प्यूट नेपाल की आर्मी भी कंसिडर कर रही है, तो वो है इंडिया और नेपाल के डिस्प्यूट रिसेंटली अराइज हो गया है, ठीक है। द नेक्स्ट है पाकिस्तानी न्यू मैप। तो पाकिस्तान ने एक नया मैप रिसेंटली न्यू पॉलिटिकल मैप उन्होंने पब्लिश किया है, जहाँ पे उन्होंने इंक्लूड ऑल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड सर ग्रीक एंड जूनागढ़ का उन्होंने जो पार्ट है वो उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। जस्ट अ मिनट, आई विल इरेज दिस लाइन सो दैट यू कैन सी व्हाट इज़ द पर्टिकुलर रिटन। ओके,
ठीक है। तो पाक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अभी रिसेंटली न्यू पॉलिटिकल मैप ड्रॉ किया है उसमें काफ़ी सारे इंडिया के पार्ट उन्होंने अपनी अपना है, मतलब उनका पार्ट है ऐसे उन्होंने क्लेम किया है। और ये जो है इंडिया का इस पर रिस्पॉन्स रहा है कि ये अनइंटेंडेड क्लेम है, क्योंकि ऐसा ये लीगल भी नहीं है और ये इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को भी अच्छे से लागू नहीं करता। पर जो पाकिस्तान है ये एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के राइज करने का एक तरीके से उनका प्रयत्न रहा है। और ये जो टाइमिंग है एक बहुत इंटरेस्टिंग रहा है कि लास्ट ईयर जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था कि उसको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था, वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को। तो उसी टाइम पे जो लास्ट ईयर में ये किया था, इस टाइम पे आफ्टर कम्प्लीटली 1 ईयर जो ये डिस्प्यूट अराइज किया है न्यूली पॉलिटिकल मैप जो पाकिस्तान का, उन्होंने उसी टाइम पे किया है। तो इसी के अगेंस्ट में टिट फॉर टैट के लिए जो इंडिया ने है इंक्लूड किया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ देयर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड जो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो पार्ट है एज अ पार्ट ऑफ लद्दाख इन द न्यू मैप उन्होंने पब्लिश की है अक्टूबर 2 में। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये कौन से रीजन्स है। ठीक है, एक एक रीजन्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने मेंशन किया था कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हमें पहले से पता है। अभी हम सर ग्रीक और जूनागढ़ का एरिया देखते हैं। दो सर ग्रीक जो है वो एक मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया रहा है राइट फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड दिस पार्ट इज लोकेटेड नियर द रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ओरिजिनली जो बैंक गंगा हैं उनके बैंक गंगा के इस पे जो सर ग्रीक वो नाम दिया गया है आफ्टर द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के नाम के ऊपर। ठीक है, तो हम प्लेस देखते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडिया का ये इंडिया का पार्ट है। ठीक है, एंड रन ऑफ कच्छ एंड हियर इज सिंध मन दैट इज पाकिस्तान पार्ट एंड हियर इज द सर ग्रीक। और अदर डिस्प्यूट ऐसे रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जो मरीटाइम बाउंड्री रहती है बिटवीन द जस्ट अ मिनट आई विल इरेज दिस सो यू कैन सी द फोटो वेरी केयरफुली। जस्ट अ मिनट। और जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है कि जो इंटरप्रिटेशन है मरीटाइम बाउंड्री लाइन का बिटवीन कच्छ एंड सिंध के बीच में। ठीक है, जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि जो एंटायर विड्थ ऑफ द एस्चुरीज हैं, ठीक है, एंटायर विड्थ वो कंसिडर करे कि वो उनकी है, और इंडिया क्लेम कर रहा है कि जो मिडल ऑफ दैट जो बीच से लाइन जाए, मतलब बीच से उसको डिवाइड कर देना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द थॉलैंड डॉक्टराइन इन इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूटेड जो लैंड बॉडी रहेंगी उसके मिडल से जो नेविगेबल कर सकते हैं उसको मिडल से ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है जूनागढ़ का है जो है वो कोस्ट ऑफ द गुजरात में है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ काथीवार रीजन का एक जो पार्ट है, और उन्होंने ज्वाइन किया था 1947 में इंडिया को। ठीक है, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट ने आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी ज्वाइन किया है इंडिया को, और उसके बाद उसके पहले भी काफ़ी सारे जो प्रोविंसेस थे या प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो जूनागढ़ स्पेशली था उन्होंने 1947 में उसको ज्वाइन किया है, और एंड डिसाइडेड फॉर द फॉर्मलाइज, और जो ज्वाइनिंग हुआ था वो फॉर्मलाइज बाय थ्रू द प्लेबिसाइड इन 1948। अगर देखा जाए तो ये जो प्लेबिसाइड है उस वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है प्लेबिसाइड रेफरेंडम इनिशिएटिव करके। तो ये सब वर्ड का जो मीनिंग है वो आप खुद ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द 74th इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो इसके पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरीज है। तो 1929 में व्हेन जवाहरलाल नेहरू वाज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट ही कॉल्ड फॉर द पूर्ण स्वराज और द टोटल इंडिपेंडेंस, और उस टाइम पे हम 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे करके हमने डिक्लेयर किया था। पर लेटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, फर्दर वी अडॉप्टेड द 26 जनवरी 1950 एज अ रिपब्लिक डे, एंड हाउ अब भी हम जानते हैं कि हाउ 15 अगस्त बिकम द इंडिपेंडेंस डे। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने he gave a mandate by the British Parliament to transfer the power by June 30 in 1948। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरी पावर ट्रांसफ़र करेगा इंडिया को बाय जून 1948। ठीक है, पर उस टाइम पे कंडीशन ऐसी थी कि काफ़ी सारे के सर्कमस्टेंस आए थे कि
जो उन्होंने डेट डिसाइड की थी उसको प्रीपोन किया गया और डिसाइड किया गया कि वो जो इंडिपेंडेंस है वो देंगे इन अगस्त, ठीक है, ऑफ अगस्त 1947, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस द जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश हाउस में ऑफ कॉमन्स ऑन जून 4 1947, और वो उसी नाइट को पास भी किया गया और उसके बाद डिसाइड किया गया कि ब्रिटिश रूल कम्प्लीटली एंड होगा ऑन 15 अगस्त 1947 एंड दस डिसाइडेड दैट इंडिया को इंडिपेंडेंस जिस दिन मिला उसी दिन को हम इंडिपेंडेंस डे करके सेलिब्रेट करेंगे। द नेक्स्ट इज फ्रॉम द टॉपिक हिस्ट्री ऑफ अ वर्ल्ड विच इंक्लूड द इवेंट फ्रॉम 18th century such as industrial revolution, world war, redrawing of a national boundaries, colonization, decolonization, political philosophy like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and the effect on the society, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर में हम पढ़ने वाले कि जापान मार्क्स 75th एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब। तो हम जानते हैं कि जो यूएस ने ड्रॉप किया था जापान पे कि हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब ऑन 6 अगस्त 1945 में, और उसकी अभी 75th एनिवर्सरी थी, तो इसके बिहाफ में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और उन्होंने 9 अगस्त को फिर 6 के बाद मतलब 3 दिनों बाद फिर से उन्होंने नागासाकी में भी एक एटॉमिक बॉम्ब का फायर किया था, जिसके वजह से काफ़ी सारे लॉस्ट हुए थे। इसको जो है उसको एक ब्लैक रेन करके बोला जाता है क्योंकि वो ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव था। और क्या रीज़न क्या था उस टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब डालने का यूएस का, क्योंकि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हो गया 1947, उस टाइम पे जापान और जो यूएस था उसकी जो कंडीशंस थी, उन दोनों की जो रिलेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, और जिसके वजह से काफ़ी सारे रीजंस थे कि जो यूएस था वो जापान के काफ़ी सारे कामों से पसंद नहीं आते थे, और जो जापान था उस टाइम पे वो एम कर रहा था कि वो जो इंडो चाइना का जगह है वो कैप्चर कर ले, और उसके साथ साथ उसको जो ऑयल रिच एरिया है ईस्ट इंडीज़ में वो कैप्चर कर ले। बट ये जो उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एटॉमिक बॉम्ब लॉन्च करें हिरोशिमा और नागासाकी में। उन्होंने जापान में लॉन्च और उसके बाद कर दिया। और ये बॉम्ब किसने डेवलप किया था? ये बॉम्ब डेवलप किया था ब्रिटिश और अमेरिकन साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करके बॉम्ब उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है। एंड उसके साथ साथ वो जिस प्रोजेक्ट के अंडर था उसको महानटन प्रोजेक्ट करके बोलते हैं। उसके साथ पर कुछ फैक्ट्स हैं कि जो एटॉमिक बॉम्ब जो सिटी ऑफ हिरोशिमा में लॉन्च किया था उसको हम बोलते थे लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में ड्रॉप किया था उसको बोलते हैं फैट मैन, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ वुमेन एंड वुमेन रिलेटेड इशू के रिलेटेड एक न्यूज़ है कि साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर 2018, तो इसके अकॉर्डिंग जो नेशनल साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी जो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। उन्होंने एक रिपोर्ट की थी, पब्लिश की थी, जो डाटा प्रोवाइड करती है और रेंज ऑफ अ साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। वो जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है कंट्रीज़ में, साइंटिफिक रिसर्च है, उन पे एक सर्वे किया जाता है और उस पर वो रिपोर्ट पब्लिश करती है। और उसने फाइंड किया है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स हैं रिसर्च कंपनीज़ में, वो ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ वुमेन इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ देन अ गवर्नमेंट फंडेड अ साइंटिफिक एजेंसीज, ठीक है। हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट इज़ फंडेड जो साइंटिफिक रिसर्च एजेंसी है उससे ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर्स में है उन्हें वुमेंस को ज़्यादा तरीके से या ज़्यादा नंबर्स से डेवलपमेंट और रिसर्च एक्टिविटी में एंगेज किया है, ठीक है। तो जो ट्रेंड चलते आ रहा है वो कहीं तो भी इस बार ख़त्म होते दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो की टेक अवेज थे कि ऑन होल जो प्राइवेट कंपनी सेक्टर्स हैं या प्राइवेट जो रिसर्च एजेंसीज हैं हैज़ अ ग्रेटर कमिटमेंट टू इंश्योर दैट द वुमेन साइंटिस्ट वे आर फेयरली रिप्रेजेंटेटिव, उन्हें रिप्रेजेंटेड जो ज़्यादा रिप्रेजेंट हुए हैं इन रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड अप्राइजल प्रोसेसेस में दैन द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ ड्रॉप ऐसे रहे हैं कि उन्होंने फाइंडिंग ऑल्सो शोज़ दैट कि जो वुमेन्स है वो काफ़ी सारे जो डॉक्टरल या प्रोफेशनल स्टेजेस में नहीं अपीयर हो पाते, क्योंकि उनके जो सोशल प्रेशर्स जो वुमेन पे आते हैं उसके साथ साथ जो अपनी सोसाइटी है उनके काफ़ी सारे पार्टियचल एटीट्यूड के वजह से भी उनको काफ़ी सारे टाइम पे लैक किया जाता है या वो अपने प्रोफेशनल करियर पे उतना ध्यान नहीं दे पाती है, ठीक है।
but nowadays government is improving and various project or government is launching various project for the improvement of the women sector. ठीक है, तो कौन से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन द रिसर्च फील्ड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज. ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट लॉन्च की गई है, रिसेंटली लॉन्च किया है बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने. तो उसके अराउंड में काफ़ी सारे सिटीज़, ठीक है, कैंटनमेंट बोर्ड एंड गंगा टाउन्स को भी कवर किया गया है. ठीक है, यहाँ पे जो काउंट है वो उतना मैटर नहीं करता है, बट कुछ रैंकिंग है जो और कुछ फैक्टर के जिस बेसिस पे वो रैंकिंग की गई है वो इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ सिटीज़ दी गई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बस आपकी अगर सिटी को कुछ रैंक मिला हो तो वो आप ज़रूर आपको ध्यान होना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू इट कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कौन से एरिया से हम देखते, कौन से एरिया उस इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं. ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है कि 40% वेस्ट कलेक्शन, स्वीपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, MSW प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल के लिए 30%, ODF मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री एंड टॉयलेट के लिए 20%, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस फॉर 5% एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्वच्छ भारत एंड ई-लर्निंग पोर्टल के लिए 5%. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस नेम बिकॉज आई डोंट थिंक सो द UPSC यूज टू आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. देन व्हाट डू यू मीन बाय स्वच्छ सर्वेक्षण? तो PM मोदी ने 2016 में मिशन लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान, उनके ही अंडर में ये स्वच्छ सर्वेक्षण आता है. ठीक है, एंड जो एम करता है, ठीक है, फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द सिटीज़ टूवर्ड द इंडियन क्लीनेस्ट सिटीज़. ठीक है, एंड ये कंडक्ट दिस सर्वे, द सर्वे इज कंडक्टेड बाय अ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. उनके चार्ज के अंडर में ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू the geography portion. The topic under the importance geographical phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic activity, cyclones, etc. Geographical features and their location change in the critical geographical features including water bodies and ice cap and in flora and fauna and the effect on such changes. ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ है जियो थर्मल स्प्रिंग्स इन हिमालय रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक साइंटिस्ट ऑफ वदिया यूनिवर्सिटी ऑफ हिमालयन जोग्राफी, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया है कि जियो थर्मल स्प्रिंग्स है या हॉट स्प्रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं हिमालयन एरिया में, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है. तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं. हॉट स्प्रिंग जो है, जो अर्थ क्रस्ट में ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ अ जियोथर्मल हीट के वजह से जो ग्राउंड वाटर हीट होता है, उसके वजह से जो अर्थ के क्रस्ट से जो वाटर निकलता है उसको बोलते हैं कि जियोथर्मल स्प्रिंग्स. तो जियोथर्मल स्प्रिंग के अभी जो फाइंडिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया गया है कि जियोथर्मल स्प्रिंग कवर्स ओवर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन अ घारवाल रीजन ऑफ हिमालय इन उत्तर प्रदेश. ठीक है, एंड the Himalaya host under geothermal spring and they release huge amount of carbon dioxide in the atmosphere. and Himalayan जो जगह है वहाँ पे हिमालय के काफ़ी सारे रीजन में जो हॉट स्प्रिंग की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिलीज. अलॉन्ग विद दिस जो सोर्स इट हैज़ बिकम अ सोर्स फॉर अ मेटामॉर्फिक डिकार्बोनाइजेशन ऑफ अ कार्बोनिक रॉक. ठीक है, and most of the geothermal water is dominated by evaporation among by the weathering of a silicate rocks. ठीक है, ये जो फैक्टर्स है, ये जो की ऑब्जर्वेशन है वो आपको नोट कर लेने चाहिए और बहुत अच्छे से लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि की फाइंडिंग है जो अभी रिसेंटली फाइंड हुए हैं. ठीक है, अभी साइंस क्या है हॉट वाटर के बीच में, जैसे हम जानते हैं कि जो डीप इनसाइड द अर्थ में है, कि जो अर्थ है अपना, तो उस क्रस्ट में, ठीक है, इट इज़ अर्थ. ठीक है, जो नीचे है वो काफ़ी सारे जो रेडियो एक्टिविटीज़ या रेडियो एक्टिव जो थर्मल जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसके कारण, जस्ट अ मिनट आई विल इरेज दिस. ठीक है, जिसके कारण जो अर्थ क्रस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, जो एस्टोनोस्फीयर से, जैसे वॉल्केनो से जो लावा या मैग्मा जो रिलीज़ होता है, उसी टाइप से काफ़ी सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, और जिसके कारण जो अर्थ का क्रस्ट है वो ज़्यादा हीट हो जाता है या ज़्यादा उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है. जो एट अ पर्टिकुलर लिमिट अगर वो टेम्परेचर बढ़ गया और जब उस टाइम पे डेंसिटी कम हो जाती है, और दिस गिव राइज टू द हॉट वाटर. ठीक है, हॉट वाटर को राइज देता है और वो इन द फॉर्म ऑफ जो क्रैक्स और जो फॉल्स वगैरह आ जाते हैं, उसके कारण जो हॉट स्प्रिंग है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, उसके बाद है माउंट
शियाम्बंग, ठीक है, उसकी लोकेशन है नॉर्थ ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। तो रिसेंटली जो इंडोनेशिया में है जो वॉल्केनो वंस अगेन एक्टिव वॉल्केनो हैज़ इरप्टेड नियरली आफ्टर 400 ईयर्स, ठीक है। और क्यों ये वॉल्केनो एक्टिव है ज़्यादा उस रीज़न में, और क्यों इस बार हुआ है वहाँ पे, जैसे हम जानते हैं कि जो वो पार्ट है इंडोनेशिया का पार्ट वो ज़्यादा क्लोज है रिंग ऑफ फायर से, ठीक है, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द जो वॉल्केनोज हैं हम जानते हैं कि जो रिंग ऑफ फायर है या पैसिफिक सरकम पैसिफिक बेल्ट है उसमें नियरली वर्ल्ड के 75% ऑफ अ वर्ल्ड वॉल्केनो और 90% ऑफ अर्थक्वेक उस रीजन में होते हैं, ठीक है, इसलिए वो एक्टिव वॉल्केनो उस टाइम पे इवॉल्व हो गए हैं उस रीजन में, ठीक है। एंड वाई दिस वॉल्केनो इरोप्टेड, जैसे हम पता है कि जो मैग्मा है वो फॉल्ट्स और जो क्रैक्स होते हैं उससे वो नीचे से वो जो क्रैक्स है उसके वो वेंट के थ्रू ऊपर आता है, और जो मैग्मा इनसाइड में होता है अगर वो अर्थ क्रस्ट के बाहर जब निकलता है उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन के वेरियस रीज़न हैं, वो कुछ जो एक्सप्लोजिव होते हैं वॉल्केनो के वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते, और जो कुछ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव होते हैं। और यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की फोटो दी है, जैसे फिशर है, जो फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनो है वो काफ़ी ज़्यादा जेंटल स्लोप के बीच में फाइंड हो जाता है। और बाद में है शिल वॉल्केनो भी है जो जेंटल स्लोप होना चाहिए, पर काफ़ी उसका जो वेंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू फिशर वॉल्केनो मोस्टली जो क्रैक्स होते हैं उससे वो बाहर निकलता है। देन डोमेन वॉल्केनो उसके लिए स्टेप स्लोप होना चाहिए और यहाँ पे जेंटल स्लोप होना चाहिए, ठीक है। एज सिंडेरा वॉल्केनो इसमें जो होता है उन सब की शेप और कंपोजिट वॉल्केनो और कैल्डेरा वॉल्केनो ये जो है काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्केनो इसके टाइप है। ये सब टाइप्स जो दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं NCERT ऑफ 11th स्टैंडर्ड, वो वहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। It is considered to be one of the important topic from various competitive exam because काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं नॉट ओनली UPSC बट ऑल्सो फॉर अदर्स एग्जाम, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम द हरिकेन्स। अभी हरिकेन्स क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हरिकेन जो साउथ वेस्टर्न लोनिशिया इन US वहाँ पे एक मोस्ट पावरफुल हरिकेन आ गया है। तो हम जानते हैं कि हरिकेन क्या होता है। हरिकेन एक स्टॉर्म होता है। जैसे हम जानते हैं कि जब हरिकेन इज को हम हमारे इंडियन कंटिनेंट के साइड में हम उसको साइक्लोन बुला जाते हैं। जब लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है और जिसके कारण बाद में ड्यू टू और जो क्लोज आइसोबार्स होते हैं, ठीक है, लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इन सेंटर में, जो कुछ उसके आजू बाजू में जो क्लोज आइसोबार्स के कारण और जो लो प्रेशर है वो डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं टूवर्ड्स द हाई प्रेशर एरिया, ऑब्वियसली लो प्रेशर, ठीक है, टू द हाई प्रेशर एंड दस इट स्टार्टेड टू मूव आउटवर्ड एंड दस दिस गिव राइज टू द साइक्लोन्स। और जो साइक्लोन की मूवमेंट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट होती है, और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और मुझे इसका आंसर बताइए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में साइक्लोन की डायरेक्शन क्या होती है और साउथर्न में क्या होती है, ठीक है। और जो साइक्लोन है वो साइक्लोन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी मैं अभी कि जो आई होता है वो जो आई का जो पार्ट होता है साइक्लोन में वहाँ पे मोस्टली क्लाउडलेस फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कुछ रेनफॉल वगैरह होता नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो साइक्लोन है उसकी जो वॉल डेवलप होती है, अगर सपोज इट इज़ आई थिंक इट इज़ अ वॉल्स, जो वॉल्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है और जो वॉल एक्सटेंड होती जाती है टूवर्ड्स द 1000 ऑफ किलोमीटर, और जो जितने डिस्टेंस वो कवर करती है उसके अकॉर्डिंग जो वॉल्केनो की स्पीड के अकॉर्डिंग भी स्टॉर्म के और या हरिकेन्स के वॉल्केनो नहीं, मैंने गलत बोला, साइक्लोन की स्पीड के अकॉर्डिंग ही कि वो डिप्रेशन है या कोई दूसरा पार्ट है वो डिसाइड किया जाता है। वो भी आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ अगर जो आई का पोर्शन है व्हेन इट टच टू द लैंड, अगर वो जब आई का पोर्शन लैंड को टच करता है उस टाइम पे वो साइक्लोन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। देखो हरिकेन्स के काफ़ी सारे नेम है कि इस रीजन में मतलब नियर द अमेरिकन पार्ट, ठीक है, उनको हरिकेन बुलाया जाता है, इंडियन कॉन्टिनेंट के साइड में उसको साइक्लोन बुलाया जाता है, और इस जापान जो पार्ट है उस एरिया में उसको टाइफून बुलाया जाता है,
ठीक है। इन दिस वे वी आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड हमने कंप्लीट कर दिया है GS1 का पोर्शन। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे स्टार्टिंग में, उसके आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और आई होप आपको ये सब सीरीज़ पसंद आ रही होगी। एंड टिल वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।